children, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology educator. Well, I know that I could not meet you guys today live at 5 p.m. There was some technical glitch, that happens with good things. So don't worry at all. But ताकि आपका syllabus में कोई break ना आए, and I was pretty sure you guys are eagerly waiting for this session on secondary growth. Secondary growth इस chapter का बेहद important topic है. इसमें से question आता ही है और ये हमें मुश्किल भी लगता है. If we read NCERT related to secondary growth, it becomes very cryptic, very hodgepodge. So it is imperative to clear this concept of secondary growth with ma'am. I'm going to explain you secondary growth with all the important concepts, all the concepts where you get trapped. वो सारे concepts secondary growth के जिसमें हम फंस जाते हैं, जिसमें कहानी बीच में छूट जाती है कि यार ये है क्या? What is this vascular cambium? और ये stem का vascular cambium और root का vascular cambium कैसे अलग है? क्या हो रहा है? ये cork cambium बन क्या रही है? अब ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है. आपके पास आप मुझे अभी रिकॉर्डेड देख रहे हो, बट मेक श्योर कि वही करो जो हमेशा कर रहे हो. कीप योर पेपर एंड पेन रेडी, एंड व्हेनेवर मैम टेल्स यू राइट दिस पॉइंट डाउन, यू आर राइटिंग विद मैम. ओके, नाउ पीपल, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? वी विल रिवाइज दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a very important aspect in the life of a plant, and due to this aspect, plants are different from us, the animals. They undergo growth throughout their life. They have been gifted with this secondary meristematic tissue, which differentiates into the secondary permanent tissues. And therefore plant की life में primary growth तो है ही, सेकेंडरी ग्रोथ भी है. तो इसी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में से ना आई एम गोइंग टू टेक आउट अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो जो एक्चुअली आते हैं इन द चैप्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताने वाली हूं, लिखना स्टार्ट कर लो. सो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जब प्लांट एम्ब्रियो था तो हुआ प्रोमेरिस्टम्स. We got promeristem's form primary meristems. अभी प्लांट यंग है, अभी अभी ग्रो करना शुरू कर रहा है. शूट अपाइकल मेरिस्टम, रूट अपाइकल मेरिस्टम तेजी से बढ़ रहे होते हैं, प्लांट की प्राइमरी बॉडी बनाते हैं. लेकिन साथ ही साथ इसी ग्रोथ का कंपोनेंट है डिफरेंशिएशन. मैं आपको ये पिछली 2 क्लासेस में काफी बार बता चुकी हूँ. यस, अब ये डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में बना प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. लिखते जाएंगे मैम के साथ, लिखते जाएंगे मैम के साथ. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. Okay, this primary permanent tissue decides to become meristematic again. What an aha moment in the life of the plant. उसको समझ में आता है यार अभी दोबारा ग्रोथ करनी है, कहानी खत्म नहीं हुई है. And when primary tissue people become secondary meristematic tissue, जिसको हमने लास्ट क्लास में नाम दिया था cambium और lateral meristem, cambium और lateral meristem. Okay, this process is de-differentiation. वो अपने आप को दोबारा से डिविजन की पावर दे रहा है. परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड नहीं करता है, लेकिन उसने कहा अब मैं दोबारा डिवाइड करूंगा. ओके, और वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है. ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आज की क्लास का हीरो है, आज की क्लास का हीरो है. और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज सिलेंड्रिकल टिश्यू, causes the increase in the circumference. Okay, causes the increase in the width of the plant organ, causes the increase in the girth of the plant organ. आपने देखा है कि जो बूढ़े बूढ़े पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, उनकी ट्रंक कितनी थिक हो जाती है ना? इतनी ज्यादा थिक ट्रंक, वुडी ट्रंक कैसे होती है? Owing to the secondary meristem, secondary growth. Okay, अब secondary meristem हमेशा डिवाइड तो करता नहीं रह सकता भाई. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो किस्मत है, जो एक डेफिनेट फेट है, वो ये है कि उसको परमानेंट टिश्यू में बदलना पड़ेगा. यस मैम. सो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी
permanent tissue and this is, वो दोबारा से बड़ा हो गया, दोबारा से उसको realize हुआ कि I have to take the responsibility to perform special functions in the plant body and this is called as redifferentiation. देखो आप लोग सोचिए, आप ये मत सोचो कि मैम हमें देख नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है, मैम ने तो लाइव आना था. आई नो सो मेनी ऑफ यू वर एक्साइटेड टू मीट मी फॉर दिस टॉपिक. मैं आपके मैसेजेस पढ़ पा रही थी, बट it was just one of those days, you know, where the technology took a rest. Technology said, यार मैं थक गई हूँ, आज मैं नहीं आ रही हूँ, है ना. It's a lot of wires, it's a lot of things. लेकिन जो टीचर है, जो मेरा और आपका सिलेबस और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस और वो नीट के मिशन का जो एक रिश्ता है वो अभी भी कायम है. एंड ऐसा ही समझो कि आई कैन सी व्हाट यू आर डूइंग. आई एक्चुअली कैन. Who knows? Yeah? So people, this is a concept not given in this chapter, but I would like to explain the concept of redifferentiation and dedifferentiation and differentiation all together. They can't be separated. है ना. अब बात करते हैं in detail about the secondary growth, the second time growth in the life of a plant. है ना. जब वो बूढ़ा हो जाता है तो secondary growth क्या होती है. देखो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो कैम्बियम है, लेकिन ये दो तरह का होता है. कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम. यस मैम. नाउ वैस्कुलर कैम्बियम, as the term clearly suggests, has something to do with the vascular tissues. हो ना हो इसको बनाने हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, है ना. सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाने हैं. फिर ये कॉक कैम्बियम क्या है ना. इस राज को थोड़ी देर में जानेंगे. पहले हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वैस्कुलर कैम्बियम और स्टार्ट करेंगे डाइकॉट रूट से. ये बात तो हम सबको क्लियर है ना. सपने में भी कोई आ जाए, नींद में भी कोई पूछ ले, हमें ये बात तो क्लियर है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ डाइकॉट्स, है ना. जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो, लेकिन मोनोकॉट्स में इसका कोई लेना देना नहीं है. अब वैस्कुलर कैम्बियम, अगर मैं डाइकॉट स्टेम की बात करूं, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको एक्चुअली आज की क्लास में क्लियर करना ही करना है, इसको घर इस क्लास को बंद होने से पहले आपने बांध लेना है कि सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन अ डाइकॉट स्टेम इज नॉट एक्चुअली completely secondary. Okay, it is partially primary in origin. क्यों? जरा याद करो, हमने जो ऑर्गन एनाटॉमी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ये हो गई मेरी पेरीसाइकिल. याद है ना तुम्हें? लेयर्स की मैंने बहुत अच्छे से आपको स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम बताया था. हम शुरू करते हैं एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ. And around the pith, in the ring type arrangement, we have the vascular bundles. What is the type of vascular bundle? It is conjoint. Yes, ma'am. It is open vascular bundle. Conjoint, collateral, open vascular bundles. And we have end dark condition of the xylem. ओके, सो अब यहां पर कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल में जब प्लांट यंग होता है, जब वो अपनी प्राइमरी स्टेजेस में होता है, तो भी एक कैम्बियम, आपको ये येलो कलर की स्ट्रिप बहुत अच्छे से दिख रही होगी, है ना. हमने दिखाई ही इतने अच्छे से है. ये जो स्ट्रिप है ना, ये जो स्ट्रिप है जिसकी वजह से ये ओपन है, ये एक्चुअली शुरू से प्रेजेंट है. ये सेकेंडरी, ये लेटर फेज ऑफ द लाइफ में नहीं बन रहा है, ये पहले से प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. इंट्रा क्यों? बिकॉज ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है. ये किसके बीच में है? दिस इज योर फ्लोएम, दिस इज योर जाइलम. मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, विल टेक ब्लैक. या तो जाइलम हमेशा पिथ की तरफ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, ये मैंने आपको बताया था. तो इनके बीच में जो स्ट्रिप प्रेजेंट है, दैट इज प्राइमरी इन ओरिजिन, कॉल्ड एज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज प्राइमरी इन ओरिजिन. आर वी गुड? दिस कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन. All right. Now, another thing about the structure of dicot stem, people, is कि पिथ से
कुछ मेड्यूलरी रेज निकलती हैं. मैं छोटी सी पिथ बना रही हूं, ध्यान से देखना, ऑल आइज ऑन द स्क्रीन. यहां से रेज निकलती हैं, मेड्यूलरी रेज. बिटवीन, ये बिटवीन नहीं हो गया, बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स. Are we good? Just realize, just remind yourself of these rays coming out of the medulla. अब pith parenchymatous है, medullary rays are parenchymatous. Yes, ma'am. Now, at the time of secondary growth, people, at the time of secondary growth, the cells which are adjacent to the vascular, intravascular cambium, यहाँ पे intravascular cambium तो बचपन से था उसके पास. अब जब वो बूढ़ा हुआ, जब वो बड़ा हुआ, the cells of the medullary rays adjacent to intravascular cambium become meristematic, and they form, सारे नहीं ये वाले cells, and they form interfascicular cambium. Are we good here? Don't worry, if you have any doubts you can put your doubts in the comment section, and you know me, I'll take every doubt and explain it to you. लेकिन अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो, है ना. डरो मत कि मैम मुझे ये नहीं पता लगा, वो नहीं पता लगा. You can put your doubts in the comment section, I'll take them up. I will look at your comments. अब ये जो interfascicular cambium है ना और intrafascicular cambium है, ये मिल जाएंगे and they will form a continuous ring. They will form a continuous ring of vascular cambium. बन गई. इन दोनों ने हाथ मिलाया और उन्होंने बोला कि देखो, हमारा जो अस्तित्व है, our existence is to make secondary permanent tissues, and then starts the activity. Interfascicular, intrafascicular make the cambial ring, a continuous vascular cambium ring. And the activity of the ring, is not very uniform in both the directions. The vascular cambial ring makes 10 times more xylem than phloem. Okay? So, हमारा यहाँ पे जाइलम आप देख रहे हो ऑन द इनर साइड ऑफ दिस केम्बियल रिंग. ये येलो वाली वैस्कुलर केम्बियम की जो रिंग है, ऑन द इनर साइड इट विल फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, और पहले से था बचपन का प्राइमरी जाइलम, विच इज नथिंग बट कोनिकल प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सेकेंडरी जाइलम. यानी कि इन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ प्लांट इज मेनली सेकेंडरी जाइलम. ये 10 times more बनता है than the tissue on the other side, or you can say outer side of the cambial ring, which is your, have a careful look, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा, it is the secondary phloem, है ना. अब सबसे बाहर कौन रह गया भाई? ये सेकेंडरी फ्लोएम है. सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर थोड़ा थोड़ा टुकड़े कुछ रह जाते हैं प्राइमरी फ्लोएम के, वो उसके पास बचपन से प्रेजेंट है. अब ध्यान से देखना, ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये बनकर, क्योंकि ये इतना बल्क में बन रहा है, इट विल पुश ऑल द पेरिफेरल टिश्यूज ऑन द आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर cambium. It will apply a lot of pressure. Understand that it will apply a lot of pressure. We will see what happens owing to that pressure. ये जो बाहर प्रेशर लगाया जा रहा है, इससे क्या होता है? What is the result of that? ठीक है. अब जरा एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो मेड्यूलरी रेज निकल रही थी पित्त से, है ना, प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, ये केम्बियल रिंग सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज भी बनाती है, विच आर अगेन पैरेनकाइमेटस. देखो, स्टेम में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज अ ह्यूज टास्क. उसने बहुत सारा सेकेंडरी जाइलम बना दिया. केम्बियल रिंग ने, वैस्कुलर केम्बियम ने अच्छा खासा सेकेंडरी जाइलम बना दिया टू कॉज द सर्कुलेशन ऑफ सैप, वाटर एंड मिनरल्स. सेकेंडरी फ्लोएम भी बना दिया.
खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन फिर उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं रेडियल कंडक्शन कैसे करवाऊं, तो कैम्बियल रिंग सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाती है, इट ऑल्सो फॉर्म्स सेकेंडरी मेड्यूलरी rays which are parenchymatous and they will help in the radial conduction. वही का वही फंक्शन रहेगा, radial conduction of substances. Are we good? So these are the three results of vascular cambium in the stem. Okay, now comes the point of cork cambium. ये cork cambium क्या है? Okay, extremely important to understand. I just made you realize that secondary xylem ना बहुत ज्यादा बन रहा है, और secondary xylem बच्चों जरा याद करो, it's a very tough tissue, it's a very rigid tissue. We studied that secondary xylem is nothing but it is mostly a dead tissue full of lignified walls. है ना? तो ये पत्थर जैसा टिश्यू बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, हो ना हो, with time it is going to injure the peripheral tissues. और हमारी एपिडर्मिस टूटने लगेगी, एपिडर्मिस में क्रैक्स आने लगेंगे, क्योंकि ये पुश करता जा रहा है बाहर वाले टिश्यूज को। आई बात समझ में? इनफैक्ट प्राइमरी फ्लोएम एक बड़े प्लांट में, बूढ़े प्लांट में ओवर द इयर्स तो बचता ही नहीं, पूरा ही बेचारा खत्म हो जाता है। अब एपिडर्मिस में जब ब्रेक्स आ गए तो ऐसी डैमेज्ड एपिडर्मिस से माइक्रोब्स, इंफेक्शन एंटर करेगा ही करेगा, करेगा या नहीं करेगा? अब इस डैमेज्ड एपिडर्मिस से माइक्रोब्स, इंफेक्शंस, टॉक्सिन्स कुछ भी एंटर कर सकता है। ओके, एंड द प्लांट रियलाइजेस कि यार अगर ऐसा हो गया तो ये जो मैंने इतनी मेहनत से वैस्कुलर टिश्यूज बनाए हैं, दोबारा से सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज बनाए हैं, इनको तो इन्फेक्शन मार देगा, द प्लांट विल बी डेड। अब एपिडर्मिस के नीचे अगर मैं स्टेम की बात करूं तो है हाइपोडर्मिस, जिसको ऑर्गन एनाटॉमी नहीं पता है वो नहीं समझ पाएगा। Please, if you have not watched that session of organ anatomy, which was just the previous class session 2 of anatomy, go to the playlist and watch that session at increased speed if you want to. लेकिन organ anatomy समझनी बहुत जरूरी है secondary growth के लिए, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। So people, या तो hypodermis which is collenchymatous या फिर cortex which is parenchymatous will take a decision and form cork cambium. ठीक है, तो कॉर्टेक्स, मोस्टली ये कॉर्टेक्स से आते हैं सेल्स। कॉर्टेक्स के जो पैरेनकाइमेटस सेल्स थे, कॉर्टेक्स तो पैरेनकाइमा से बनी होती है, हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा से बनी होती है। मोस्टली कॉर्टेक्स के जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो बोलते हैं यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, we'll have to de-differentiate. We will have to de-differentiate and become meristematic. So those cells are called as cork cambium. Simple सी बात। cork cambium couple of layers thick होती है ना, 1-2 layers की बनी होती है। This is meristematic। और इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फेलोजेन। क्या बोला जाता है? लिख लीजिए, फेलोजेन। जेन इज जेनेसिस, कुछ भी बनाने को बोलते हैं जेनेसिस। तो ये बनाएगी अब चीजें, ये क्या करेगी? चीजें बनाएगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आता ही यही है, डिवाइड होना, ग्रोथ करवाना। अब ये जो यहां पर आपकी कॉक कैम्बियम बनी, फेलोजेन बनी, इट विल डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स, इट विल डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स। तो एक साइड पर इसने क्या किया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया, विच इज अगेन पैरेनकाइमेटस, है ना, which will store food, which will help in the transport of substances and whatever the cortex does. But on the other side, people, what it is doing? It is forming something called as the cork. It is forming this very dark colored, highly suberized
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में समझ नहीं आता है, हाईली सुपराइज्ड डेड कॉक ब्राउन कलर की होती है. बॉटल स्टॉपर्स अगर आपने देखे हो, इट्स अ ब्राउन कलर्ड थिंग. Yeah, it is a brown colored tissue because not only it is suberized. सुबरिन क्या होता है? भर भर के वैक्स डला हुआ होता है इसमें, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं सुबरिन भर लूंगा अपने आप में तो कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, यहां से कोई पानी इन्फेक्शन यहां से नहीं आ पाएगा. और इसमें बहुत ज्यादा टैनिन्स भी होते हैं. Tannins also get filled up which give cork the characteristic dark brown color. Okay, तो अब एक साइड पे बनी, दोबारा से करते हैं इसको. मेरे पास एक साइड पे बनी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, है ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स. इसको बोलते हैं फेलोडर्म, इसको बोलते हैं फेलोडर्म. सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? फेलोडर्म. और कॉक को बोलते हैं फेलम, कॉक को बोलते हैं फेलम. यहां पे आपकी डैमेज एपिडर्मिस थी, बेचारी रो रही थी क्योंकि इसको तो धक्के मार मार कर ये टूट गई, लेकिन हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया कॉक से, फेलम. सेकेंडरी कॉर्टेक्स नीचे बनी सेकेंडरी फेलोडर्म, सॉरी कॉल्ड एज फेलोडर्म, नॉट सेकेंडरी फेलोडर्म. सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज कॉल्ड फेलोडर्म. और यहां पर हमारी कॉक केम्बियम है विच इज फेलोजेन. These three together, phellum, phellogen and phelloderm, are collectively called periderm. Or periderm is the most commonly asked MCQ in this topic. अब आप अगर समझ गए हो तो आप आराम से लिख सकते हो what is periderm. Periderm comprises of phellum, phelloderm and phellogen. That is all. What is the nature of cork cambium? Of course, it is meristematic. जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होता है, जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होता है, उसमें सेकेंडरी जाइलम इज द मेन कंपोनेंट, है ना. सेकेंडरी फ्लोएम भी कम रह जाता है, कंपैरेटिवली, एब्सेंट नहीं होता है, कंपैरेटिवली कम रह जाता है. तो एक नॉन टेक्निकल टर्म दी गई है कॉल्ड एज बाक. बाक इज एवरीथिंग outside vascular cambium. Have a careful look at the screen. This yellow ring is the vascular cambium. Okay, so whatever is outside the vascular cambium, it comprises of both the living and the dead tissues. तो इसके एक तरफ मेरे पास ढेर सारा सेकेंडरी जाइलम बना हुआ है, और इसकी दूसरी साइड यानी कि आउटसाइड ऑफ vascular cambium, beyond को outside लिखो. This question is extremely important. What is bark? The non-technical term. It's a commonly used term. Okay, not necessarily a botanical term. It is used for everything outside vascular cambium. Outside vascular cambium क्या क्या होता है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ. सेकेंडरी फ्लोएम है, हो सकता है एक आधा टुकड़ा मुझे प्राइमरी फ्लोएम का भी मिल जाए, प्राइमरी फ्लोएम का भी मिल जाएगा. उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? सोच के देखो. आंसर इन द चैट बॉक्स. आई लुक एट योर चैट एंड कमेंट्स. प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर क्या मिलेगा मुझे? पेरीसाइकिल मिलेगी. पेरीसाइकिल के ऊपर क्या मिलेगा? एंडोडर्मिस मिलेगी. मैंने बोला ही आपको, एंडोडर्मिस मिलेगी. एंडोडर्मिस के बाद मुझे क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स मिलेगी. और फिर मेरे पास क्या है? पूरी की पूरी पेरिडर्म है ना, पूरी की पूरी पेरिडर्म है ना. कॉक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, और मेरे पास कॉक केम्बियम है, और फाइनली मेरे को एपिडर्मिस भी मिलेगी. हो सकता है भाई स्टेम की बात कर रहे हैं तो मुझे हाइपोडर्मिस भी मिलेगी. भाई ये सारे का सारा ना बार्क ऑफ द ट्री है, और बार्क ऑफ द ट्री हम ह्यूमंस के लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है कुछ प्लांट्स में. ओके, लाइक सिंकोना एंड ऑल. खैर, आपको ये पता होना चाहिए इस वक्त व्हाट इज बार्क ऑफ द ट्री. सिंपल शब्दों में, इट इज एवरीथिंग आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम एंड दीज आर द पॉसिबल कंपोनेंट्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम. अब मैं चाहती हूं आप एक और सोच जगाओ अपने दिमाग में. आई वॉन्ट यू टू हैव अ थॉट राइट नाउ.
थिंक अबाउट इट कि अगर ऐसा होता रहा प्लांट में, अगर ऐसा होता रहा प्लांट में, दैट इज ऐसे ही वैस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम काम करते रहे, तो आपको नहीं लगता है कि कॉक इज गोइंग टू ब्लॉक आउट everything, even the absorption of nutrients, because cork is a tough, dead, suberized, filled with tannin structure. So plant realized this. Plant को समझ में आया कि अगर कॉक ऐसे की ऐसी रही, अगर फेलम ऐसी की ऐसी रही, तो हाँ वैस्कुलर टिश्यूज की प्रोटेक्शन तो हो रही है, बट आई नीड ट्रांसपोर्ट, सम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट आई नीड. तो कॉक कैम्बियम starts furnishing normal cells, parenchymatous cells, called as complementary cells, which are loosely packed cells. क्यों मैंने इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस दिए, थिन वॉल्स दी, ताकि बाहर से कुछ तो अंदर आए, प्लांट ब्रीथ तो कर पाए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो हो पाए. लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल दोबारा एपिडर्मिस पे प्रेशर लगा के एक जगह ऐसा तोड़ते हैं, दे मेक अ लेंस शेप्ड ओपनिंग on the stem called as lenticels. And lenticels in a woody stem, can you see? Keep writing. Lenticels in woody stem are responsible for transport of gases. इन lenticels के थ्रू स्टेम फाइनली ब्रीथ कर पाती है. द लेंस शेप्ड ओपनिंग फॉर्म्ड बाय द ड्यू टू द ब्रेक इन द एपिडर्मिस, बट इट्स अ सिस्टमैटिक ब्रेक. ऐसा नहीं है कि एपिडर्मिस कहीं से भी इंजर हो रही है और उस इंजरी पे माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं. नहीं, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट ब्रेक है. और प्लांट आपस में बातचीत करता है. वो बोलता है देखो मैं लेंटिसिल तो बना रहा हूं, लेकिन यहां पे कोई इन्फेक्शन आ गया अगर, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा. फिर कॉक कैम्बियम बोलता है फिर मैं अंदर नहीं जाने दूंगा कुछ भी, मैं अपने वैस्कुलर बंडल्स को नहीं इफेक्ट होने दूंगा, फिर मैं दोबारा से कॉक को आगे करूंगा एंड नोबडी कैन गो इनसाइड विदाउट माय परमिशन. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सुपर इजी नाउ. आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फ्रॉम टुडे. अगर आपको सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में समझ में आ गई है, डाइकॉट रूट में तो कुछ भी नहीं है. अब ना डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग कैसे बनती है, बाकी सब सेम है, कॉक कैम्बियम भी है, सेकेंडरी ग्रोथ का फिनोमिनन बेसिक्स आर सेम, बट द फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम जिसमें से क्वेश्चन आता है वो फटाफट मेरे साथ देख लो. अब हम अपने आप को रिमाइंड करवाएंगे कि डाइकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल्स आर रेडियल, ओपन, एग्जैक्ट. यस मैम, नो मैम, काइंड ऑफ मैम, कुछ याद आ रहा है, कोई बात नहीं, यू कैन रिवाइज इट, बट यू हैव स्टडीड विद मी. हो सकता है एकदम से, जैसे मैं आसानी से बोल रही हूं, हो सकता है एज अ स्टूडेंट इतना फ्लूइडिटी से आपको याद ना आए. इट इज ओके, घबराना नहीं है. सो रेडियल आर से रूट, ओपन, डाइकॉट है, एग्जैक्ट कंडीशन. नाउ स्टिक टू द एग्जैक्ट कंडीशन. एग्जैक्ट का मतलब है मैम, एग्जैक्ट का मतलब है कि प्रोटोफ्लोएम, मैं पी लिख देती हूं, चलो. Protofloem is towards the outside and metafloem is towards the inside. हुआ डाइजेस्ट? याद करो. Make sense? Now people, ये है मेरी पेरिसाइकिल. This black thing is the pericycle. I told you categorically again and again कि पेरिसाइकिल ऑफ अ डाइकॉट रूट इज हार्ड वर्किंग.
it takes part in the formation of vascular cambium. And now is the time you actually realize how it happens. Now, let's remind ourselves कि xylem और phloem, ये phloem है, ये xylem है, ये phloem है, ये xylem है, रेडियल अरेंजमेंट, इनके बीच का जो टिश्यू होता है, this one here is the conjunctive tissue. Conjunctive tissue. मैंने इसको डिफरेंट कलर दे दिया है. Conjunctive tissue is the parenchymatous tissue present in a young root between xylem and phloem. Clear? Adenoma secondary growth. This conjunctive tissue is going to turn meristematic. मैम रेड कलर नहीं दिख रहा है मुझे. Okay. This conjunctive tissue is going to form the cambium. It is going to turn meristematic. तो मेरा जो इतने वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बन गया cambium. लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती. The tissue, the pericycle, the portion of pericycle which is opposite to protophloem, protoxylem, which is just opposite to protoxylem, this one also turns meristematic. Also turns meristematic. आई बात समझ में? ओके. ये वाला जो पेरीसाइकिल है, इसने प्रॉमिस किया था प्लांट को कि जब तू बड़ा होगा तो मैं वैस्कुलर केम्बियम बनाऊंगी, तू टेंशन मत ले, आई विल टेक पार्ट इन सेकेंडरी ग्रोथ. किया था प्रॉमिस. सो व्हाट एग्जैक्टली जो पोजीशन है, कौन सा पेरीसाइकिल है? पेरीसाइकिल तो अच्छी खासी लेयर है. वो पेरीसाइकिल जो प्रोटोजाइलम के बिल्कुल सामने है, that also turns meristematic, and these two will now join together. Look at me joining them. These two will join together and form a wavy vascular ring. There you go. But eventually it will turn into a complete vascular ring. What I want you to write down today, जो एनसीईआरटी में ज्यादा क्लियर नहीं है कि वैस्कुलर केम्बियम की रिंग कैसे बनती है, इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द कंजंक्टिव टिश्यू, जो कि स्पेशली फ्लोएम के नीचे है. बिल्कुल कंजंक्टिव टिश्यू बिलो फ्लोएम एंड पेरीसाइकिल above protoxylem form vascular cambium, and we are good. बन गई vascular cambium, और फिर ये अपना काम स्टार्ट करती है, which is to form a lot of xylem. यहाँ पे बाकी सब डिटेल सेम रहेगी, everything else is absolutely the same. यहाँ पर बहुत सारा सेकेंडरी xylem बनेगा, और फिर उसके बाद आपके पास सेकेंडरी phloem बनेगा. On the other side you get the secondary phloem. या तो इधर आपकी पेरीसाइकिल भी बहुत बड़ी हो जाएगी. क्यों हो जाएगी बड़ी? क्योंकि पेरीसाइकिल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है. पेरीसाइकिल को ही कॉक केम्बियम भी बनाना है टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू. तो यहाँ पे कॉक केम्बियम कैसे बन रही है? पेरीसाइकिल से बन रही है. दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट. दैट इज ऑल you have to understand. Now let's talk about the annual rings. इसमें से भी क्वेश्चन आता है, what are annual rings? Annual मतलब एक बार साल में, यानी कि अगर आप प्लांट को काटोगे तो आपको ऐसी रिंग्स मिलेंगी. ठीक है? In a woody stem you will find these rings. These rings are signifying, or these rings are formed annually in a plant.
annually, that is within a year in the life of the plant, I get 2 rings. How many rings I get? 2 rings owing to, यार पेन नहीं चल रहा है यहां पर, Now let's talk about the annual rings. Annual मतलब yearly rings बन रही हैं. यानी कि अगर मैंने स्टेम को काटा, right, I see that on the stem there are 2 rings or a pair of rings. These 2 rings are formed within a year in the life of the plant. So if I count these rings, I can estimate the age of a tree, and this science is called as dendrochronology. The science of estimating the age of a tree by counting the annual rings. अब ये बनती कैसे है? इनके पीछे एक ही टिश्यू है, सेकेंडरी जाइलम. ये आपको ओल्ड ट्री में अच्छे से मिलेगा जिसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम बन चुका है. लेकिन ऐसा होता क्यों है? Why do we get a dark ring and then a light ring? Alternate dark and light rings are formed because secondary xylem responds to seasonal variations. सीजनल वेरिएशंस. तो ये आपको उन एरियाज में मिलेगा जहां पर सीजन्स आर क्लियर, सीजनल वेरिएशंस आर कंसिडरेबल. जहां पर एक जैसा सीजन रहता है वहां पे आपको एनुअल रिंग्स नहीं मिलेंगी. तो होता क्या है? इन द स्प्रिंग सीजन, ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्ली वुड, स्प्रिंग सीजन में प्लांट हैज गुड अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट, एवरीथिंग इज हैप्पी, everything is in ample amount, plant is happy. So during that time secondary xylem की जो vessels और tracheids बनते हैं, they have wider lumen and they are very active and they are transporting substances, yeah, very quickly. They are very active क्योंकि सब कुछ available भी है और plant अच्छा खासा photosynthesis कर रहा है, उसको जरूरत भी है ना. So इस टाइम पर ट्रेकीड्स और वेसल्स में कुछ खास डिपोजिशन नहीं हो रही है. दे आर नॉट लेजी, दे आर एक्टिव, वेरी एक्टिव वैस्कुलर कैम्बियम. ओके, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइटर वुड. ये लाइट वुड होती है, लेस डेंसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग और द अर्ली वुड. दिस वुड विल फॉर्म द लाइट बैंड विच यू जस्ट सॉ विद मी. उसके बाद जब आती है ऑटम, ऑटम के टाइम पर टेम्परेचर कंडीशंस, रेनफॉल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऐसी हो जाती है, वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द सॉइल, प्लांट होता है उदास. प्लांट बोलता है यार आई डोंट हैव मच टू वर्क विद. तो उस टाइम पर कैम्बियम हो जाता है लेस एक्टिव. यानी कि अब जो ट्रेकीड्स और वेसल्स बनेंगी उनकी कैविटी बहुत नैरो होगी, ना ही वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ना ही प्लांट का जो मेटाबॉलिक नीड है वो इतना ज्यादा है. तो ट्रेकीड्स वेसल्स कम भी बनते हैं. ऐसी वुड डार्कर इन कलर होती है, उसमें डिपोजिशंस हो जाते हैं. सो दिस इज हेवियर वुड और द लेट वुड, ऑटम वुड. दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड विच यू जस्ट सॉ विद मी. इसीलिए हमें एक साल में डार्क एंड लाइट ऑल्टरनेट रिंग्स मिलती है. इनको काउंट किया, प्लांट की एज पता लगी, हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी. एक और बात, अब हम तो ह्यूमंस आर इंटरेस्टेड इन द कमर्शियल यूज ऑफ थिंग्स. किससे क्या मिलेगा? तो कमर्शियली अगर बात करें, जो पुराने पेड़ होते हैं जिससे वी ऑब्टेन वुड, जितनी भी वुड है ना विच वी ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्री, दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी जाइलम, है ना. तो सालों साल तक जो पेड़ जिंदा रहते हैं
उसमें दो तरह का सेकेंडरी जाइलम मिलता है. ओके, वन इज द हार्टवुड, द डार्कर वुड. इसको कंफ्यूज नहीं करना एनुअल रिंग से, ये दूसरी बात है. ठीक है, ये वो वाली वुड है जो बहुत टफ है और ये ना मार्केट में बहुत पसंद की जाती है. ये हर कोई खरीदना चाहता है. देखते हैं क्यों. और इसके बाहर जो पेरिफेरल वुड होती है ना, उसको बोलते हैं सैपवुड. ये हमारी फंक्शनल वुड है और ये हमारी मैकेनिकल वुड है. ओके, फंक्शनल मेरे लिए नहीं, प्लांट के लिए. प्लांट के लिए सैपवुड इज अ फंक्शनल वुड. बोले तो यहां सैप ट्रांसफर हो रही है, यानी कि ये सेकेंडरी जाइलम, दिस सेकेंडरी जाइलम इज वर्किंग, यानी कि इट इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. और जो हार्टवुड है ना, वो रिटायर हो चुका है, उसने रिटायरमेंट ले ली है. वो बोल रहा है यार मेरे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बहुत कुछ जमा हो गया, राइट, अब मैं नहीं कर रहा ट्रांसपोर्ट, सैपवुड देख लेगी. अब ये डार्क कलर की क्यों होती है, ये मैकेनिकल क्या है, जरा ये देखते हैं. उससे पहले सैपवुड को एल्बर्नम भी बोलते हैं, एल्बर्नम भी बोलते हैं, और हार्टवुड को ड्यूरामन भी बोलते हैं. ड्यूरामन से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में. देख लो, समझ लो, लिख लो, मान लो, पहचान लो. एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक में गलत नहीं होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, राइट. अब हार्टवुड पे बात करेंगे. मैं जाती हूं हार्टवुड पर. हाँ, ये वो वाली वुड है जिसमें बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की डिपोजिशन हो चुकी है. इसमें ट्रांसपोर्ट की जगह ही नहीं है, क्योंकि वेसल्स और ट्रेकीड्स भर चुके हैं with what is waste for the plant. Tannins, latex, oils, gums, raisins, what not. कुछ भी, ये सारे aromatic substances हमारे लिए, these are commercial products. हम इसको निकाल के बेचते हैं. Humans are good at that. प्लांट के लिए ये it's a secondary metabolite. Plant has rejected it. वो जाके फंस जाता है उस सेकेंडरी जाइलम में जो प्लांट के ना इंटीरियर में है, सेंटर में है. इसलिए बोला हार्टवुड सेंटर में है. ओके, तो ये आपको अंदर सेंटर में मिलेगी और बाहर बाहर पेरिफ्री पे अपना काम करती हुई सैपवुड मिलेगी. इस हार्टवुड में इसलिए ये डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, इसीलिए ये इतनी स्ट्रांग होती है. पहले जाइलम है, जाइलम तो अपने आप ही लिग्निफाइड है, उसके बाद मैंने इतनी सारी डिपोजिशन करवा दी. एक और क्वेश्चन जो पहले बहुत ज्यादा आता था, एनसीईआरटी में नहीं है, पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा grows inside the vessels and tracheids, forming plugs of called as the Tylos's plug. Tylos's plug. ये क्वेश्चन मेरे जमाने में भी आता था, बहुत खूब साल पहले. नीट में आउटसाइड एनसीईआरटी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 19-20 आप करके जा सकते हो. इफ सम ऑफ यू फील नहीं यार ये कुछ ऐसा है जो मुझसे नहीं होगा, अभी मैंने कभी सुना नहीं है, छोड़ दो. बट एनसीईआरटी इनडायरेक्टली मेंशंस इट. आपको ये पता होना चाहिए कि वेसल्स और ट्रेकीड्स बेचारे इतने अटक गए. इट्स अ पाइप विच इज ऑब्स्ट्रक्टेड नाउ. वहां से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस नहीं हो सकता क्योंकि इन सब की डिपोजिशन हो गई. और पैरेन्काइमा ने भी ना अंदर ऐसे टाइलोसिस प्लग्स बना दिए. सपोज ये वेसल है, उसके पास यहाँ पे पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा लिविंग सेल था, इसको क्या हो गया, इसने एकदम से ऐसा एक प्लग बना दिया इस तरह से, उसको अब वो पाइप पूरी की पूरी रुक गई. These plugs are called as Tylos's plug. Are we good? Highly lignified walls, they do not conduct anything. Acha, because they are dead and they are not conducting anything, microbes are not interested in them anymore. जितने भी इन्फेक्शन है ना, जितने भी फंगस है, बैक्टीरिया है, वो प्लांट की सैप पे अटैक करते हैं. सैप बोले तो काम की चीज, क्योंकि वहां पे है मिनरल्स.
कीमती मिनरल्स जो सॉइल से आए, न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज द सेल सैप, आई मीन प्लांट का जो जाइलम सैप है, राइट? तो माइक्रोब्स डोंट अटैक देम, माइक्रोब्स डोंट अटैक देम. So these are durable and resistant to infection. Resistant to infection. As usual, भर गई हमारी पूरी स्लाइड. Lot of things for you to write. ये सब पता होना चाहिए. Okay, so that is why it is commercially exploited. It is commercially used. क्योंकि हमें वही wood चाहिए जो बहुत ज़्यादा strong भी है, mechanical, and which is durable, which will not be attacked by organisms, microbes. Okay, hard and durable, hence duramen. On the other hand, what you have, the peripheral wood, which is the sap wood, it is conducting water and minerals. It can be attacked. It can be, इसको तो डर है, can be attacked by microbes, but plant ध्यान रख लेता है. As you saw, अच्छी खासी कॉक बनाकर, प्लांट के पास दिमाग है. मैं हर क्लास में बोलती हूँ प्लांट के पास दिमाग है. अगर ट्री यंग है, जब प्लांट अभी अपनी जाइलम की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है ना, नया जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो सैपवुड होता है. हार्टवुड एंड सैपवुड, ये दो तरह की वुड आपको ओल्ड ट्रीज में ही मिलेगी. इज दैट क्लियर? तो अगर कोई पूछे, इन यंग ट्रीज ऑल वुड इज सैपवुड और दी कंडक्टिंग वुड. ठीक है, तो इस सब में हार्टवुड बनाने में टाइम लगता है. एंड दिस फिनिशेस द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. और हमारा चैप्टर एनाटॉमी का यहीं पे खत्म होता है. रीवॉच द सेशन, बार बार देखो जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें अबाउट द वैस्कुलर कैम्बियम formed in stem, what are complementary cells, how are lenticels formed, the sequence of layers, what is bark of the tree, what is periderm. ये सब बहुत ही fine points है. Make sure that you are clear with these potential questions before your exam day. Thank you very much. I'll see you in the next class.